सबसे ज़्यादा कॉमनली मिस्टेक क्या करते हैं ये लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बावजूद भी? उनके माइंड में एक ये रहता है कि टेक्नोलॉजी जो सबसे सस्ता देगा उससे हम लेके काम शुरू कर देंगे। तो सस्ता देखने के चक्कर में होता क्या है ना, राइट इंफ्रा सेटअप नहीं कर पाते हैं। ग्रोइंग बिजनेस के लिए सबसे बड़ा कंप्लायंसेस रिस्क क्या है सर? आज के तारीख में जीएसटी इज व्हाट वी हैव द बिगेस्ट कंप्लायंस। उसकी वजह से जो निगलेक्ट हो गया वो टीडीएस है। टैली तो ऑलरेडी 25 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बेचना आसान है या कठिन है? टैली बेचना आसान है अगर मैं बोलूँ, बिकॉज कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता, टैली सब जानते हैं। तो बेचना आसान है, उसको राइट वे में सर्विस करके डिलीवर करना ये अपने आप में चैलेंज है। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि सिर्फ टैली सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये मिथ है। कभी हमने पढ़ लिया कहीं पे अकाउंट्स के लिए टैली है तो अकाउंटिंग के लिए टैली यूज होगा, सिर्फ यही लोग मान के चलते हैं। टैली के अंदर एक डिसएडवांटेज भी है क्या सर? जैसे मान लो कि बोलते हैं कि एक ही यूजर यूज कर पाएगा, फिर उसका सर्वर लेना पड़ेगा। ये सारे अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, मान लीजिए एक कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं लगाना चाहते। जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं लगाना चाहते तो फिर यार धंधा बंद करके नौकरी पे चले जाए। भाविन सर, जी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। एक कंपनी है मेटा, एक कंपनी है मेटाविजन। मेटाविजन तो आपने पहले नाम रखा कि उन्होंने पहले नाम रखा? सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे तो पहले हमने नाम लिया था मेटाविजन टेक्नोलॉजी, और उसके करीब करीब 2 महीने के अंदर में फेसबुक ने नाम लॉन्च किया कि दे आर नाउ मेटा। तो ये हमारे ऑफिस में भी बहुत बड़ा ऐसा लगा था कि सर आपने उनको टेक ओवर किया कि उन्होंने आपको टेक ओवर किया। तो देखो, मैंने सवाल की शुरुआत ही वही से कर दी जो आपके ऑफिस में डिस्कशन हो रहा था। हाँ। तो कैसा लगा सर आपको जब फेसबुक में नाम मेटा रखा और आपकी कंपनी का नाम भी मेटाविजन है? सर कुछ पल के लिए यस बहुत ऐसा लगा था कि यार ये तो हमने अच्छा नाम चूज कर लिया, क्योंकि अगर वो लोग चूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमने तो कहीं कोई गणित करके नाम नहीं चूज किया था। हम लोग नाम स्क्रॉल कर रहे थे एंड वी फाउंड कि यार हमारा विजन अच्छा है, हम प्रोडक्ट अच्छा ला रहे हैं, कस्टमर्स के लिए विजन अच्छा है, तो मेटा और विजन तो उसको लिंक करके हमने मेटा विजन टेक्नोलॉजी कंपनी अनाउंस किया था। वाह, तो कब शुरुआत करी सर मेटाविजन टेक्नोलॉजी? मेटा विजन टेक्नोलॉजी एज अ नेम ऑफ द बिजनेस ये 2021 में रजिस्टर हुआ था, लेकिन हम जो बिजनेस हमारा है हम 2011 से कर रहे हैं। उसके पहले एक प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म चल रही थी, और उसके बाद हम मेटाविजन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एज अ कंपनी हमने फ्लोट करा। तो 10 साल तो ऑलरेडी आप काम कर रहे थे हाँ कर रहे थे हम उस और सेम चीज में काम कर रहे थे। सेम सेम बिजनेस सेम है, कस्टमर सेम है, हाँ। टीम सेम है, तकरीबन तकरीबन पूरी टीम भी वही है। तो आप टैली के पार्टनर हैं? जी सर, हम टैली के सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं। थोड़ा सी बताएंगे सर टैली के साथ कैसा रहा आपका बिजनेस मॉडल, मतलब बिजनेस करने का तरीका उनका कैसा है, आप लोगों का कोलैबोरेशन कैसा रहा? आपको ये आइडिया आया है क्योंकि टैली के साथ पार्टनर कर लेंगे तो शायद हमारा बिजनेस फ्लो कर जाएगा? थोड़ा अगर बैक फ्लैश में जाएंगे ना सर, तो कैरियर की शुरुआत जब मैंने की थी, मैंने एक जूनियर अकाउंटेंट एज मैंने कहीं पे ज्वाइन करके मैंने मेरा कैरियर स्टार्ट किया था। वहाँ मैं बहुत शुरू में कंप्यूटर्स को लेके बहुत मेरा लगाव रहा था। तो जब वहाँ हमने ज्वाइन किया तो वहाँ कंप्यूटर पे अकाउंटिंग हो रही थी, तो आई वाज हैप्पी। लेकिन जब मैंने देखा लोग पोटेंशियल्स को इतना यूज़ अच्छे से नहीं कर रहे, जैसे एनवेलप बना रहे हाथ से लिख रहे हैं, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन माय कंपनी जहाँ पे मैंने एनवेलप प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस करा। सो बिकॉज दिन में हम 25-30 कोरियर भेजे, बिलों के चालान के सबके 50 कोरियर कभी कभी जाते हैं, तो हाथ से लिख लिख के बहुत सारा, एक तो डुप्लीकेसी भी हो रही है और इंसान को खुद को भी बहुत सारा उस पर हार्डवर्क है। तो उन दिनों एक्साइज के रजिस्टर्स हम लोग मेंटेन करते थे बाहर मैन्युअली, और फिर हम लोग कंप्यूटर में टैली में अकाउंट्स की एंट्री करते थे। वहाँ से जर्नी शुरू हुई, तब मुझे टैली से बहुत लगा हुआ गला, यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना है, लोग उसको बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे। एंड जो टैली के फाउंडर है भरत गोयनका सर, जब उनको एक बार मैंने सुना था तो उनकी फिलॉसफी और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ऐसा मतलब टच करेगा कि यार अब अगर टेक्नोलॉजी बिजनेस में जाना है, और हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से आए, तो आईटी में बिजनेस खोलना अपने आप में एक चैलेंज होता था। तो सोचा कि टैली के साथ कुछ करके देख, कोलैबोरेशन का या पार्टनरशिप ट्राई करते हैं। कोलैबोरेशन वगैरह तो अभी बड़े बड़े वर्ड आ गए, तभी तो क्या था, चैनल पार्टनर बन जाओ बस, तो हम वहाँ शुरू किए। एंड उस थॉट प्रोसेस से कि टैली का प्रोडक्ट हम पार्टनरशिप पे लीड थे, तो भरत सर का एक नोट है हमेशा, देयर आर गोइंग टू बी ओनली 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस इन द वर्ल्ड, एक जो टैली यूज करेगा, एक जो करने वाला है। तो एंड दे हैव द स्लोगन के एवरीवन हु टचेस टैली शुड बी हैप्पी। तो वो हमें बहुत टच लगेगा कि अगर हम कस्टमर हैप्पी कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा, और उनके साथ मैं 2011 से जुड़ा हूँ। तो मैंने टैली ERP 9, उसके पहले टैली 8.1, वहाँ से हमने जर्नी देखी। आज टैली प्राइम जो लेटेस्ट वर्जन टैली का है, बहुत माइंड ब्लोइंग शिफ्ट है उसके अंदर प्रोडक्ट में।
और बाय एंड लार्ज एमएसएमईज में आज वही यूज़ हो रहा है। तो मतलब आपका मतलब आपको क्या लगता है जितने भी एमएसएमई हैं और अकाउंटिंग पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपना, करेक्ट, तो कौन से बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर रहे हैं अगर वो सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो? देखिए, अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस में मैंने जब मैन्युअली प्रोसेस करते हैं तो दे आर लूजिंग टू थिंग्स। वन, एक उनके जो भी अकाउंटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है या जो कंप्लायंस की नीड्स है वो लोग गेट करने की वजह से बहुत सारे एरर प्रोन्स रिटर्न्स या कंप्लायंस फुलफिल करने के साथ साथ पेनल्टीज वगैरह अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक तो एक वो एस्पेक्ट है जो अगर मान लो किसी तरह मैन्युअली उसको एक्यूरेसी पे लेके भी आए तो जब बैक ट्रैक करेंगे या कभी कोई क्वेरी आएगी तो यू आर अगेन स्पेंडिंग लॉट ऑफ आवर्स। करेक्ट। एंड ऑपरेशनल चीज़ों पे जहाँ फोकस करना चाहिए वो नहीं करके दे आर लूजिंग अ बिग टाइम अपनी मार्केट ग्रो करना। एक एमएसएमई ओनर को क्या करना होता है कि ही शुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन मार्केट। उसने कस्टमर्स मिलने हैं, प्रोडक्ट नए लाने हैं, इनोवेशंस करना है। तो वो अपना ज़्यादा टाइम अगर अकाउंट्स एंड कंप्लायंसेस में इन्वेस्ट कर दे रहा है तो फिर ये कब करेगा वो। करेक्ट, बट स्टिल अभी भी देखा जाता है ना सर, बहुत सारे लोग टैली यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत जितनी भी कंपनीज आ रही है। स्टार्टिंग के कुछ साल तो शायद अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा होगा, जैसे बहुत सारे फाउंडर्स अपन को देखते हैं, तो पहले छोटी कंपनी स्टार्ट करते हैं, 10 15 20 लोग होते हैं, तब तक तो ना तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है ना कुछ होता है, या माइंडसेट बैरियर है। यहीं पे एक प्रॉब्लम है। अकाउंटिंग एक ऐसा डिवीजन, जैसे जब मैं मेरे कस्टमर से मिलता हूँ तो हम जब बात करते हैं मैं यही बोलता हूँ अकाउंटिंग को ये लोग सौतेला बेटा बना के रखे हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो बहुत बढ़िया सा मार्केटिंग एक्टिविटी चाहिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे सेल्समैन चाहिए, अच्छे प्रोडक्शन के बंदे चाहिए। अकाउंट्स को लास्ट में निगलेक्ट कर देते हैं, हालांकि ये सबसे पहला स्टेज होना चाहिए। जब मैं बहुत कॉमन फैमिली से आया जहाँ पे हम जॉब करते करते बिजनेस में आए, तो मैंने वो सीखा वहीं से है कि अगर मैंने भी शुरू वैसे ही किया था, मैंने अकाउंट्स को लास्ट रख दिया था। बट 2 3 साल में समझ में आ गया कि अकाउंट्स पहला चाहिए मेरे लिए, बिकॉज वो मेरा मुनीम जी है। पुराने ज़माने में अगर आप देखेंगे तो राजा के पास बैठने वाला मुनीम जी होता था, वजीर आजम दूर बैठता था। मतलब पैसों की गणतरी पहले हमारे हाथ में होनी चाहिए, तो ये लोग वहाँ लॉस करते हैं। अभी भी इंडिया में अगर स्टैटिस्टिकली नंबर्स देखेंगे करीब करीब 6.5 करोड़ एमएसएमईज है हिंदुस्तान में। एज ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये डेटा है ना। इकोनॉमिक टाइम्स का भी ऐसा ही कुछ मानना है। 2030 तक हम लोग 7.5 करोड़ एमएसएमई एक्सपेक्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान में ग्रो होने के लिए। और उसमें से 25% लोग ही अभी तक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में है, बाकी नहीं है। बाकी के पास या तो उनका सीए कर रहा है या उनका आउटसोर्स कोई अकाउंटेंट उन्होंने दे दिया, उसको दे रखा है। मतलब खुद बिल बुक बना बना के रखेंगे, फिर महीने के 2 महीने के एंड में भेज देंगे। तो यहाँ हम जो देखते हैं ना, गैप बहुत बड़ा है कि दे आर लूजिंग टाइम, एफर्ट्स, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत तो उतनी कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग को अब 25% में से भी टैली प्राइम टैली कस्टमर्स जो है वो करीब करीब 25 लाख है। 25 लाख कस्टमर है टैली के पास। हाँ, तो अगर आप देखेंगे कि 6.5 करोड़ में से 25% जो लोग हैं वो, हालांकि उतने लोग ही हम देख रहे हैं कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स पे हैं जो कोई ना कोई तरीके से कंप्यूटराइज करके अकाउंटिंग अपनी मैनेज कर रहे हैं। उसमें से केवल 25 लाख लोग टैली यूज कर रहे हैं। एंड बट द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इसके अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट ही नहीं जो इतने स्केल पे यूज हो रहा हो। जोहो और ये बाकी देश में देखिए, अगर आप कुछ अगर नंबर्स देखते हैं तो जोहो के पास मान लो कि 100 मिलियन यूजर बेस है, 7 लाख कस्टमर बेस है जो जोहो बुक्स यूज करते हैं। लेकिन ये ग्लोबल डेटा है और कहीं पे भी इंडियन डेटा उन्होंने पब्लिश नहीं किया है। 100 मिलियन डेटा जो उनके पास है वो जो कस्टमर बेस है वो नॉन अकाउंटिंग प्रोडक्ट्स पे, कोई ईमेल यूज कर रहा है, कोई वेबसाइट यूज कर रहा है, कोई सीआरएम यूज कर रहा है, कोई इंटरनल प्रोसेसेस यूज कर रहा है। बट अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस या इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो एक बिजनेस प्रोसेस को रन करने के लिए चाहिए, तो वो भी उन्होंने नंबर 7 लाख करीब करीब कहीं दिए हुए हैं और वो ग्लोबल है। हम बात करें इंडिया में केवल 25 लाख टैली के पास है, तो उसके नज़दीक के अगर जितने भी बाकी कॉम्पिटिटर्स मिला दोगे तो भी शायद 15 लाख तक नहीं पहुंचे होंगे। तो जितने भी लोग ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आपने से बहुत लोगों के साथ काम किया है, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली मिस्टेक क्या करते हैं ये लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बावजूद भी? सर देखिए, एक उनके माइंड में एक ये रहता है कि टेक्नोलॉजी ले लेंगे तो कुछ किसी को भी बुला के, मतलब जो सबसे सस्ता देगा उससे हम लेके काम शुरू कर देंगे। Correct. तो डेफिनेटली कॉस्ट देखना चाहिए, बट आपको सामने वाले की कैपेबिलिटीज और कैलिबर को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये आपके बिजनेस को समझ पा रहा है, आपको डिलीवर जो करना है, जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको राइट चीज़ें आउटपुट आनी चाहिए, वो दे पा रहा है क्या नहीं दे पा रहा है। तो सस्ता देखने के चक्कर में होता क्या है ना, उनको राइट, एक तो राइट इंफ्रा सेटअप नहीं कर पाते हैं। अब अगर कंप्यूटर, मैं अभी भी जब भी नए कोई क्लाइंट के पास एंटर करता हूँ और हम बातचीत करते टाइम समझ में पड़ता है कि उनके पास 15 साल पुराने कंप्यूटर चल रहा है। तो बोले काम तो हो रहा है भाई इसमें, मतलब दिक्कत क्या है। नहीं, काम हो रहा है, दिक्कत तो बुक्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, काम तो तब भी होगा।
आप कंप्यूटर पे आए ही उस 15 साल पहले आपने एक स्टेप लेता कि कंप्यूटर लोगे, और अब आप 2025 में बोल रहे हो कि मेरा वो कंप्यूटर ही चला जाएगा, तो मतलब इट इज़ नॉट राइट वे टू डू दैट। ये सोच बहुत डिफिकल्ट है। बट हम जब रियल पेन पॉइंट्स को ड्रॉ करके सामने लेके आते हैं और उनको आरओआई दिखाते हैं, तो उनको लगता है अरे यार ये तो बहुत सस्ते में काम हो जा रहा है। मतलब सस्ते वाले को ढूंढने से मैं महंगा लग रहा हूँ, मुझसे मिलने के बाद उनको मैं भी सस्ता लग रहा हूँ, क्योंकि आरओआई उनको बेहतर मिल जा रही है। वाह, तो बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि सिर्फ टैली जो है वो सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये मिथ है। मतलब ये एक अपने आप में जो बोलते हैं ना कि हमने कभी हमने पढ़ लिया कहीं पे कि अकाउंट्स के लिए टैली है तो अकाउंटिंग के लिए टैली यूज होगा, सिर्फ यही लोग मान के चलते हैं। जितना मैंने टैली को अभी तक इम्प्लीमेंटेशन, हम करीब 3,500 लोगों के पास टैली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मेटाविजन टेक्नोलॉजी में आज हम 3,500 क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं। हमने बहुत सारी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑटोमेट की जो टैली पे चल रही है। अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इफ यू आर अवेयर ऑफ स्प्रिंग्स बनती है, तो स्प्रिंग कई सारी, आपके पेन में भी स्प्रिंग होती है, गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर में स्प्रिंग लगता है, ट्रक में स्प्रिंग लगता है। हमारे क्लाइंट जो स्प्रिंग्स बनाते हैं, अब इनके स्प्रिंग्स बनाने के जो प्रोसेस है उसकी क्यूसी की रिपोर्ट एक पेज पे करीब 100 फील्ड आती है। अब आप बताइए कि अगर मैन्युअली एक बंदा स्प्रिंग की क्वालिटी रिपोर्ट बनाने बैठेगा, भरने बैठेगा, कब बना के प्रोडक्शन स्केल अप करेगा? ठीक है, तो हमने उनको टैली में ये करा के दिया है। और अब आज वो लोग एवरी डे करीब मेरे हिसाब से 150 से 200 चालान डिस्पैच के निकालते हैं डेली बेसिस पे, जहाँ पे उनकी क्राइटेरिया है उनके क्लाइंट्स की। मतलब अब वो कॉर्पोरेट्स में डील कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में दे रहे हैं, एरोस्पेस में दे रहे हैं, तो जो स्प्रिंग उन्होंने आज डिलीवर करी उसका 7-8 साल तक उनको सैंपल, उसका क्यूसी, उसका सारा चीज़ रिपोर्ट रखना पड़ता है। करेक्ट। तो वो चीज़ें अब तो सेव हो रही है ना मेरे पास, तो डेटा में कंप्यूटराइज में अच्छे से इंफ्रा में प्रॉपर सेव हो रही है, तो दे आर हैप्पी विद दैट। अभी फार्मास्यूटिकल में देख लीजिए, जैसे अगर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है कोई, तो उनके अपने ड्रग लाइसेंस से, ड्रग जो मिनिस्ट्री है हमारी, उनकी अपनी कंप्लायंसेस है। अदर देन अगर आप और हम कंप्लायंस को कितना समझते हैं, हमारे जीएसटी टीडीएस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, हम कंप्लायंस से बाहर आके ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ ईएसआईसी पीटी कर लेंगे। उनके अलग कंप्लायंसेस और भी होता है कि प्रोडक्ट बनाया है, ड्रग बनाया, कोई मेडिसिन बनाई है, तो मेडिसिन के सैंपल्स को कई साल तक उनका एक, और डिपेंड अपॉन क्या बनाया है। ठीक है, पैरासीटामोल बना रहा है तो उसकी लाइफ कुछ अलग है, अगर वो कैंसर की दवाई बना रहे तो उसकी सैम्पलिंग की लाइफ अलग है, एंड दे हैव टू प्रिजर्व दैट। अच्छा, वो प्रिजर्व भी करेंगे तो उसका डेटा भी प्रिजर्व करना है, उस जमाने में हमने कब बनाया था, कैसे बनाया था, तो ये चीज़ें ना हम टैली में अकोमोडेट कर पाते हैं। अब एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन है सोसाइटी अकाउंटिंग। आप भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहते हो, कि मैं भी बहुत सारे हमारे जो आजकल सोसाइटी अकाउंटिंग अपने आप में बहुत सिंपल तरीका है ना। मतलब मान लो आपके बिल्डिंग में 200 फ्लैट हैं, बिल बनाने हैं, बिल देने हैं, पेमेंट लेना है। सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को बीरे साहब बोलते हैं ना, मैं इतना काम करता हूँ, ये रियल उनका चैलेंज है सर। अगर मैन्युअली बिल्स कर रहे हैं, टैली में हम उनको ये अचीवमेंट करके दे सकते हैं कि एक क्लिक पे अगर 200 नहीं 4,000 फ्लैट है तो भी सारे बिल एक साथ निकल जाएंगे, मेंबर्स को व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, मेंबर्स को पेमेंट का क्यूआर कोड चला जाएगा, मेंबर घर बैठे पेमेंट का चेक देने का, जेठालाल को घर पे ऑफिस में जाना नहीं है, उसके बिल आ गया व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड से। आज ये टेक्नोलॉजी पर आज भी जेठालाल वो जेठालाल की तरह ही चलता है वो। बाय एंड लार्ज यस। बड़ी सारी जो हमारी पुरानी सोसाइटीज है, अब जो ब्रांडेड बिल्डिंग्स बन गई है, बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्सेस बन के, वहाँ ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ ऑटोमेशंस उन्होंने ला दिया है, बट बड़े सारे सोसाइटीज आज भी वैसे ही चलते हैं। अभी नए फीचर्स कौन कौन से आ रहे हैं मतलब टैली के अंदर, मतलब जिससे लोग एक्साइटेड हो जाएंगे कि बहुत अच्छा फीचर। देखिए बहुत सारे नए फीचर्स अभी अभी आए हैं रिसेंटली, 2-3 महीने पहले। टैली के साथ व्हाट्सएप इंटीग्रेशन हो गया, डायरेक्ट मेटा के साथ में उनके कोलैबोरेशन है, ऑफिशियल व्हाट्सएप जा सकते हैं उनमें से, जिससे आप कस्टमर को आउटस्टैंडिंग भेजना, रिमाइंडर फॉर पेमेंट्स भेजना, इनवॉइसेस भेजना, आपने पेमेंट करा अपने वेंडर को तो आपको उसको पेमेंट एडवाइस देना, अपने सेल्स टीम को स्टॉक समरी भेजनी है तो वो व्हाट्सएप पे भेजना। टैली एक अपने आप में ब्राउजर रिपोर्टिंग देता है, जहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके ऑपरेशन के लोग बाहर हैं तो ब्राउजर से रिपोर्ट देख सकते हैं। ये फीचर्स आ चुके हैं। आने में क्या फीचर है, टैली इज नाउ अभी इंटीग्रेशन लेके आ रहा है बैंकिंग सिस्टम के साथ में। अभी पायलट के बेसिस पे उनके 3 बैंक हमारे इंटीग्रेट हो चुके, कोटक, एक्सिस, HDFC, अदर बैंक्स इंटीग्रेट हो चुके, जिसमें आप मान लो कि आपके बुक्स में बैंक में एंड ऑफ द डे 500, 600, 1000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो रोज़ आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, फिर आपके अकाउंटेंट को बैठ के बैंक स्टेटमेंट में एंट्री करनी टैली में। अब वो फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप एक क्लिक दबाओगे, ओटीपी डालोगे, आपका बैंक स्टेटमेंट टैली में दिखेगा। आपको टैली में बैंक स्टेटमेंट दिख जाएगा, आप साइड बाय साइड उसके लेजर्स मैप कर दो, एक क्लिक करो, आपकी बैंक की एंट्रीज क्रिएट हो जाएगी, सारी एंट्रीज क्रिएटर्स। सारी एंट्रीज क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको सस्पेंस क्रिएट करके दिखा देगा इतना अनरिकंसाइल ट्रांजेक्शन्स है, आपको सिर्फ उतने पे काम करना है। ठीक है, पेमेंट करना है। अभी मान लीजिए कि रोज जिस कंपनी में आप एक कंपनी जहाँ पे 200 एम्प्लॉई है, और मेरे कुछ साल भर में, मतलब महीने भर में मैं 50 वेंडर्स को भी पेमेंट कर रहा हूँ,
तो हर बार मैं 250 एनईएफटी करते बैठूंगा। तो टैली से ही आप सारे पेमेंट वाउचर्स कर दो, एक क्लिक पे आपकी कौन सी बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, कौन सा बैंक है उससे लिंक करा के रखा हुआ है आपने। वो पेमेंट का बल्क अपलोड टैली से ही चला जाएगा बैंक के पोर्टल पे। आपके जो भी ऑथोराइज पर्सन है, चाहे 1 लेवल ऑथोराइज और 2 लेवल ऑथोराइज, उसने ऑथोराइज कर दिया, पेमेंट एकदम मस्त निकल जाते हैं। तो एक जमाने में ओनर्स को ऑफिस पे आना ही पड़ता था पेमेंट करने के लिए। कुछ बिजनेस हमने देखे हैं जहाँ पे हम देखते ओनर्स ऑफिस में आते हैं, उनका कोई रोल, मतलब उसने बिजनेस इतना अच्छा सेट किया है कि ही इज कमिंग टू ऑफिस फॉर 2 थिंग्स, बिल्स पास करने हैं और मेरे को पेमेंट्स निकालने हैं। तो ये भी हम ऑटोमेट करके देते हैं। बिल पासिंग ऑल्सो इज ऑटोमेटेड इन टैली। आपको ऑथोराइजेशन मिकर चेकर करके आप डाल दो, बिल पास हो गए, पेमेंट के आपके अकाउंटेंट ने फाइल अपलोड कर दी, आप कहीं से भी उसको क्लिक करके ये कर दो। तो कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम बताओ ना सर जिसको टैली ने सॉल्व किया हो। जैसे आपने स्प्रिंग का एग्जांपल तो दिया था, बट और कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको टैली ने सॉल्व किया है, या फिर आपने क्या आपकी टीम ने उसका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो। देखिए, एक कॉम्प्लेक्सिटी इन बिजनेस, जैसे मान लीजिए अभी जो पोस्ट कोविड जो इंडिया में हमने ग्रोथ देखा है बहुत सारे बिजनेस का, लोग मल्टी सिटी ऑपरेशंस में, मल्टी लोकेशन ऑपरेशंस में चले गए। अब डेटा सेंट्रलाइज रखना है, डेटा का एक्सेस मुझे सेंट्रलाइज मिलना चाहिए, मैं कैसे रखूंगा? तो टैली में क्लाउड सिस्टम आया है जिससे आपका टैली सेंट्रलाइज रहेगा, यानी आपके चाहे कितने भी लोग कहीं भी है, सारे लोग सेंट्रलाइज एक्सेस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका डेटा सेंट्रलाइज हो गया। अब जीएसटी में हमारे देश में मल्टी स्टेट, अलग अलग स्टेट के अलग अलग जीएसटी नंबर होते हैं। तो जीएसटी सारा एक ही कंपनी में, एक ही बुक्स में मेंटेन होता है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग टैली में से ही होता है। जैसे मैंने बैंकिंग का आपको बताया, टैली में से ही आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो, जीएसटी रिको कर लेते हो। अब जीएसटी रिको आईटीसी जो मिलता है, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो एक ओनर को देखना चाहिए, ये आपका कैश लॉस है। मान लीजिए आपने मुझसे कुछ परचेस कर लिया, मैंने आपको बिल दे दिया जीएसटी का, और आपको लगा भाविन भाई का जीएसटी बिल आ गया, मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने जीएसटी रिटर्न मेरा चढ़ाया नहीं, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जो जीएसटी का अमाउंट था, मान लीजिए 1 लाख का बिल था, 18,000 जीएसटी लगा था, वो 18,000 रुपया आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यू लॉस दैट मनी, देन यू चेज भाविन, वेर इज ही। और आपको कब पता चलेगा? जब 2 महीने 3 महीने बाद आपका अकाउंटेंट बताएगा कि सर वो तो क्रेडिट मिला नहीं हमको। तो ऐसे जहां मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या सर्विस में बहुत सारे परचेज दिन भर हो रहे हैं, बहुत सारे सेल्स दिन भर हो रहे हैं, आपका जीएसटी रिको करके टैली बता रहा है पोर्टल से ला करके इन्फॉर्मेशन कि यू हैव 100 बिल्स इन जीएसटी पोर्टल, वेर एज इन योर टैली देयर इज 105 बिल्स। तो 5 बिल ऐसे जो आपने परचेस किए हैं, लेकिन आपके वो वेंडर्स ने वो बिल अपलोड नहीं किए हैं। प्लस ये भी बता रहा है कि देयर इज सम परचेज विच इज विजिबल इन जीएसटी पोर्टल, आप बुक करना मिस कर गए हो, तो आप वो भी मिस कर रहे हो, आप वो भी लॉस कर रहे हो। तो ये एक क्लिक पे आपको बिफोर फाइलिंग जीएसटी का, हमारा जो कंप्लायंस का डेट्स है क्या है, 11 तारीख को मैं जीएसटीआर 1 भरूंगा, 20 तारीख को जीएसटीआर 3 भी फाइल करूंगा ड्यूटी पेमेंट करके। 15 तारीख को मुझे विजिबिलिटी मिल जाती है कि मेरे कौन कौन से वेंडर्स ने जीएसटी का फाइलिंग नहीं कराया, या कौन से ऐसे बिल है जो मैं मिस कर गया। 15 से 5 दिन में आप अपने वेंडर से आराम से फॉलो करके ले सकते हो, एंड देन वो नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट आपको मिलेगा, बट एटलीस्ट यू नो कि ये पैसा मेरा इन्होंने नहीं भरा है। सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो टैली में सॉल्व हुई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बिल ऑफ मटेरियल जो होता है, कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं, कंपोनेंट्स लगते हैं, तो उन्होंने मल्टी बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन दिया है। यानी एक प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए कि आप, अगर मैं कॉफ़ी बनाने बोलूँगा तो कॉफ़ी का बीओएम क्या है, तो 2 चम्मच शक्कर, आधा कप दूध, थोड़ा पानी, थोड़ी कॉफ़ी पत्ती है, मैं डाल दिया। अब आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए, मेरे को लाइट कॉफ़ी चाहिए, तो बनाने वाले को तो पता चलना चाहिए ना कि मैं कस्टमर ए को सर्विस कर रहा हूँ, तो मेरा बिल ऑफ मटेरियल ये है, प्रोडक्ट वही है। कस्टमर बी को सर्विस दे रहा हूँ, उसका बीओएम चेंज हो रहा है। हमारे स्प्रिंग वाले क्लाइंट के पास भी वैसा है। शॉक अब्सॉर्बर फॉर हैवी व्हीकल, स्प्रिंग सेम है, लेकिन दोनों की जो इंटेंसिटी है, दोनों का जो मटेरियल रिक्विजिशन है, वो अलग अलग है। कस्टमर एक है, कस्टमर अलग अलग है, प्रोडक्ट एक ही है। तो मैं मेरा प्रोडक्ट की इन्वेंट्री तो एक ही मैनेज करूंगा। अब बीओएम इतना सारा मुझे करना है, तो ये मैन्युअली करने बैठूंगा तो मेरा प्रोडक्शन कैसे चलेगा? तो ये टैली में आराम से हो रहा है। ये एक मैंने आपको जो दिया, ये मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ इजीनेस विच वी हैव डन, इससे बहुत बियॉन्ड है। तो मतलब जैसे टैली तो ऑलरेडी 25 लाख लोग यूज कर रहे हैं, तो आपको बेचना आसान है या कठिन है? स्टिल मतलब कैसा मार्केट है सर के? टैली बेचना आसान है अगर मैं बोलूं, बिकॉज मैं जिनसे मिलता हूँ तो हाँ, टैली में जानता हूँ, सब जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता, टैली सब जानते हैं। तो बेचना आसान है, उसको राइट वे में सर्विस करके डिलीवर करना, ये अपने आप में चैलेंज है। अब इसके लिए टैली ने बहुत सालों पहले हमारे लिए कुछ एक स्टेप्स बनाए। अब आपको मैं बता दूं, अगर पूरे हिंदुस्तान में 1400 सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब 1400 सर्टिफाइड पार्टनर्स यानी हम वो पार्टनर्स हैं जो टैली के गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोडक्ट को समझते हैं,
बिजनेस को भी समझते हैं और उसके बीच का गैप हम भरते हैं और हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तकरीबन तकरीबन अदर देन सर्टिफाइड पार्टनर्स की जो नेटवर्क है टैली की, वो 28,000 पार्टनर्स है, चैनल पार्टनर्स, 28,000 चैनल पार्टनर्स इन इंडिया। बड़ा नंबर है। अब इसमें जो हमें बेचने में कभी सेल करना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही चीज आती है जहां पे कस्टमर उठ करके ये सोचता है कि मैं सस्ता लूंगा, तो वहां वो फंसता है और वो डिसीजन उसका डिले हो जाता है। लेकर के आते हैं कहीं से सस्ते में, अगर उनको मिल जाता है कोई अनऑथोराइज पार्टनर या किसी ने अगर दे दिया, तो वहां से लेकर के बैठ जाएंगे, टैली ले लिया। एंड कुछ टाइम के बाद उनको रियलाइज होता है कि अरे हमें तो जो टैली में फीचर्स हैं सारे यूज करने मिल ही नहीं रहे, हमको तो आता ही नहीं है। फिर हमारे जैसे 1400 पार्टनर में से किसी एक को वो ढूंढेंगे, फिर हम देन दे एंड अप अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा मैं कुछ हजार बचाने के चक्कर में कई लाखों का नुकसान कर रहा था। जैसे हम सर्टिफाइड पार्टनर्स का रोल क्या होता है, हम जैसे मैंने अभी आपको जितने भी फीचर्स बताए, ये हम हमारे हर कस्टमर को बताते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवा के देते हैं। तो अगर मैंने टैली दिया, मान लो 22,500 का टैली है, उस पर कुछ जीएसटी अमाउंट लग के 26,550 में आपने टैली लिया, आप कहीं से 2-4 हज़ार के डिस्काउंट में आप लेके भी आ गए और उसने आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई, तो आप तो हर महीने दर महीने कई लाख रुपए आईटीसी में लॉस कर रहे हो, कहीं मैन आवर्स आप प्रोसेस में लॉस कर रहे हो। तो हमारे जैसे पार्टनर जब आपको अप्रोच करेंगे और आप उनसे लेंगे, तो आपका डे वन में मेरा टीडीएस राइट टाइम पे जाएगा, मेरा जीएसटी राइट टाइम पे जाएगा, मेरा जीएसटी एक्यूरेट जाएगा, मैं पीएफ ईएसआईसी प्रोफेशन टैक्स सही तरीके से कर सकता हूँ। मेरी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो मेरे बंदे को इन्वेंट्री का कंट्रोल उसके हाथ में है। आईटीसी से बड़ा लॉस है ना इन्वेंट्री में होता है। तो आपके पास पूरी B2B सेल्स टीम है। B2B पूरी सेल्स टीम, सेल्स सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट इंटरनल है पूरा। सेल्स की टीम कितनी बड़ी सर आपके पास? हमारे सेल्स में 6 लोग हैं सर। 6 लोग हैं, वो सबको प्रपोजल भेजते हैं? ये सारे 6 लोग जो है ना, ये बिजनेस प्रोसेस और टैली को उतनी ही डेप्थ में समझते हैं। तो कस्टमर को जब हम लोग एक्सपीरियंस देते हैं, दे अंडरस्टैंड वेल। अच्छा, ग्रोइंग बिजनेस के लिए सबसे बड़ा कंप्लायंसेस रिस्क क्या है सर आपके हिसाब से? देखिए आज के तारीख में जीएसटी इज व्हाट वी हैव द बिगेस्ट कंप्लायंस। उसकी वजह से जो निगलेक्ट हो गया वो टीडीएस है। टीडीएस इज वन ऑफ द अर्लियर टैक्सेस, जहाँ पे अगर मैं किसी वेंडर को पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने उसको टीडीएस काट के पेमेंट करना है और मैं टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग करना है। टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग की डेट मेरी 7 है, हर महीने की नेक्स्ट महीने की 7 तारीख को भरना है, मुझे रिटर्न फाइलिंग करना है और पेमेंट भी मुझे तभी करना है। सॉरी, पेमेंट 7 तारीख को करना है और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। लेकिन टीडीएस काटने में बहुत सारे थ्रेशोल्ड्स हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप ब्रोकरेज दे रहे हो तो कमीशन एंड ब्रोकरेज का टीडीएस अलग परसेंटेज पे चलता है। कमीशन प्रोफेशनल फीस दे रहे हो तो उसका अलग चलता है। कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो अलग टीडीएस परसेंटेज है। एचयूएफ अगर आपका वेंडर है तो उसका स्लैब चेंज हो जाता है, प्रोप्राइटर है तो उसका स्लैब चेंज होता है, प्राइवेट कंपनी तो उसका स्लैब चेंज होता है। इसको टैली में अगर अच्छे से ऑटोमेट करके आपने कॉन्फ़िगर करना है, बाकी सारी चीजें टैली मैनेज कर, तो आप एक क्लिक पे आपका टीडीएस रिटर्न फाइल कर दोगे, ड्यूटी पेमेंट का आपको लिस्ट आ जाएगा, आपने टीडीएस रिटर्न पेमेंट करना है, यू आर ऑटोमेटेड ऑन दैट। एंड यहाँ लॉस क्या है ना, कि अगर आप मिस कर गए टीडीएस पे करना टाइम पे, रिटर्न फाइल करना टाइम पे, तो 18% के अप्रोक्सीमेटली पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा वो ड्यूटी पेमेंट के ऊपर। और जितना दिन आपने रिटर्न फाइलिंग लेट किया है, पर डे 100 रुपीज़ का रिटर्न फाइलिंग का पेनल्टी है। अब ये जहाँ पे वेंडर कस्टमर्स इफ दे आर मिसिंग आउट ऑन दिस, तो ये बिग टाइम लॉस है। पर कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है सर। मान लो मतलब मुझे आपको पे करना है, तो मेरे को आपका टीडीएस काट के सरकार को जमा कराना है, जबकि होना क्या चाहिए, मैंने आपको पे कर दिया, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई सरकार को आप पे करो। इसकी जिम्मेदारी जो पैसा दे रहा है उसके माथे क्यों है सर? इसमें कैसा है कि ये जब रूल बना होगा तब तो ये बहुत अलग इंटेलेक्चुअल लोग बैठे होंगे जिन्होंने बनाया होगा ये, बट इसको इजी करने का तरीका मैं बता सकता। ठीक है, आपने टैली में मेरा मास्टर क्रिएट करना है, तो आपने क्रिएट कर दिया, मेटाविजन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसको टीडीएस एप्लीकेबल है क्या, तो वहाँ टैली पूछता है इस टीडीएस एप्लीकेबल, फर्स्ट टाइम करना है, आपके अकाउंटेंट ने ध्यान रखना है, हाँ मैं इनसे सर्विस ले रहा हूँ, टीडीएस एप्लीकेबल है, यस कर दिया। इसी तरह प्राइवेट कंपनी, यस, उसको आपने मैप कर दिया। अब आपके एक्सपेंस हेड होगा, मान लीजिए प्रोफेशनल फीस मुझे देने वाले हैं, तो एग्जाम आपने एक लेजर बना दिया, प्रोफेशनल फीस टू मेटाविजन टेक्नोलॉजी, और इसके टीडीएस एप्लीकेबल है, यस, ये टीडीएस किस स्लैब में आ रही है, प्रोफेशनल फीस में आ रही है, बना लिया आपने, और आपने एक ड्यूटी लेजर बनाया टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, उसका आपने मैप कर दिया, और आपका गवर्नमेंट स्लैब के हिसाब से परसेंटेज जो आपने डिफाइन कर दिया। अब आप मेटाविजन के साथ पूरे साल में करोड़ों का व्यापार करो, चाहे सिर्फ कई हजार का करो, टैली आपको बता देगा आपने इसको टीडीएस काटा है या नहीं काटा है। पहला क्वेश्चन, काटा है तो अब ये भरना बाकी है, भरा है या नहीं भरा है, भर दिया है तो अभी रिटर्न भरना बाकी है, ये भर दो। अच्छा सर, एक बात बताओ, जैसे जितने भी फाउंडर्स हैं देखते हो, वो सोचते हैं कि यार हमको किस टाइम पे
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, पर ऐसा कौन सा एक टाइम है जब उसको पता लग जाएगा कि यार ये थ्रेशोल्ड आ गया, मुझे अब टैली का सिस्टम या फिर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगाना इंपॉर्टेंट हो गया, जरूरी हो गया? नहीं सर, मैं मानता हूँ डे वन पे लगाना पड़ेगा आपका। जैसे आपने मान लो फाउंडर ने एक कंपनी फॉर्म करी और ही इज प्लानिंग टू हायर, मान लीजिए कि अगर जैसे मैंने किया है, मैं एक फाउंडर रह चुका हूँ, मैंने पहले क्या किया, तो मैंने सबसे पहले सेल्स का बंदा ढूंढा कि मेरे साथ या मेरे बिहाफ पे मार्केट में जाके कौन बेचेगा। मैंने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट कौन बनाएगा, कौन बेचेगा, या उस प्रोडक्ट के ऊपर सर्विसेज कौन करेगा, मैंने वो लोग रखे। उसी तरह मुझे अकाउंटेंट भी मेरा डे वन में मेरे को रखना पड़ेगा, अकाउंटिंग सिस्टम भी मुझे डे वन में ही रखनी पड़ेगी। हाँ, मैं इस पर टॉप अप कर देता हूँ, वो इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि 8 साल तक गवर्नमेंट आपसे कभी भी कोई भी डेटा मांग सकती है। तो ये आपको रखना ही पड़ेगा आपके डिजिटल लॉकर्स के अंदर कि कौन सा बिल आपने जब पेट्रोल भराया हो तो उसकी पर्ची भी आपको रखनी पड़ेगी कि ये 2,000 रुपये का पेट्रोल मैंने इस दिन भराया था। करेक्ट। यस सर, तो इसलिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगाना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। देखिए जितने डॉक्यूमेंट्स हमको रखने पड़ते हैं ना, उसको डिजिटलाइज करके टैली के वाउचर से लिंक भी कर सकते हैं, ताकि जब भी किसी भी साल में आपको पूछा गया ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने एक बार सिस्टम इम्प्लीमेंट कर ली ना, सरकार 8 साल पहले का क्यों 15 साल पहले का मांगे ना, मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने रखा ही नहीं है उसको प्रॉब्लम है, उसको चैलेंजेस है। अब वहाँ लॉस क्या है, जिस दिन 8 साल के बाद इंक्वायरी आएगी, आप क्या करने जाओगे, सेटलमेंट की बात करोगे, तो आप बताओ कितना खर्चा करके आओगे आप। अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ का है, आपका सेटलमेंट उस लेवल पे जाने वाला है, आपका खर्चा 40 लाख का है, तो आपका सेटलमेंट उस लेवल पे जाने वाला है। तो ये डे वन में चाहिए सर। अच्छा, टेली ऑटोमेशन की बात कोई सक्सेस मेजर कैसे करेगा कि भैया मैंने टेली लगा दिया और मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ? सो मैं अगर मान लो टैली लगा के मैं सक्सेसफुली मैं देखना चाहूँ, तो क्या मेरा कंप्लायंस नंबर वन टाइम पे जा रहा है क्या, ऑल माई ड्यूटीज टैक्सेस पेमेंट्स वो सारी एक्यूरेट और टाइम पे जा रही है, ये पहला मुझे देखना है। दूसरा, क्या मेरे वेंडर्स का मेरा जो क्रेडिट टर्म्स है उस पर मैं पेमेंट टाइम पे कर पा रहा हूँ क्या। तीसरा, मेरे कस्टमर्स के साथ में मेरी आउटस्टैंडिंग फॉलोअप, मेरे कस्टमर्स का बिलिंग। आप रेशियो एनालिसिस का रिपोर्ट देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कौन से कस्टमर से ज़्यादा अच्छे टर्म्स पे काम करना चाहिए, कौन से कस्टमर्स के ऊपर आपको कंट्रोल लाना चाहिए। ये रिपोर्ट टैली में मिलता है, ओनर्स देखते नहीं है। मेरे पास अगर अब मेरे पास, अब देख लीजिए, अगर आपका 100 कस्टमर है, टैली आपको निकाल के दे देगा कि ये क्लाइंट आपको एवरेज 15 दिन में पेमेंट करता है, ये क्लाइंट आपको एवरेज 50 दिन में पेमेंट करता है, ये क्लाइंट आपको एवरेज 90 दिन में पेमेंट करता है। आप जब क्रेडिट लिमिट सेट करने बैठोगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ABC क्लासिफिकेशन में पार्टीज को डालना है, मैंने वो मैनेज कर लिया, तो ये ROI इमीडिएट मिलता है ना, बिकॉज नाउ यू हैव अ कंट्रोल। वरना क्या होता है, जहां हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट टर्म्स पे बिजनेस है, बाय एंड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ये सारा क्रेडिट टर्म्स वाला बिजनेस है। तो 30 डेज 45 डेज से क्रेडिट टर्म्स सेट हुए हैं। ये सबको एक बोलते हैं ना कि रूल हो गया, हर कस्टमर जो है सब 40 दिन 45 दिन में बैठ जाएगा। हम कस्टमर को पूछते हैं, सर पहली बार आपके पास कोई ले रहे हैं, आप उससे क्या बात करते हो? नहीं, हम तो उसको बोलते हैं कि भैया पैसे, तो अभी नया नया है, मैं पहली बार तो एडवांस में करूंगा, फिर 15 दिन में करूंगा, फिर 30 दिन में करूंगा, फिर 45 दिन में करूंगा। तो ये डाउनलोड अकाउंटेंट को तो है ही नहीं। तो उससे देखा टैली में 45 दिन है, मैंने टैल सबको 45 दिन में डाल दिया। वो आपको रिमाइंडर ही नहीं दे रहा कि सर इसका पेमेंट नहीं आया 15 दिन में, या इसका पेमेंट 30 दिन में नहीं आ रहा है। तो ये ओनर्स ने, और उसको लगता क्या है, डैशबोर्ड दे रहा है टैली। टैली में अभी डैशबोर्ड आ गया है। आपके डैशबोर्ड पे आप सुबह आओ, चाय पीते हुए डैशबोर्ड खोलोगे, आपको दिखा देगा इतना बैंक बैलेंस है, इतना स्टॉक है, इतना ओवरड्यू डेटर्स एजिंग चल रहा है, इतना ओवरड्यू पेएबल्स चल रहा है, ये मेरा परचेस ऑर्डर पेंडिंग है, ये मेरा सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है। चाय खत्म हुई, आपके बिजनेस के डिसीजन आपके साथ है, आपने अपने टीम को बुलाया, एक्शन दे दिया, आप फ्री हो जाते हो। तो डेटर्स एजिंग तुरंत मिल जाता है ना आपको। टैली के अंदर एक वो डिसएडवांटेज भी है क्या सर? जैसे मान लो कि बोलते हैं कि एक ही यूजर यूज कर पाएगा, फिर उस पर सर्वर लेना पड़ेगा, या फिर मतलब जैसे एक बंदा यूज कर रहा है फिर दूसरा बंदा उसको यूज नहीं कर पाएगा, वो छुट्टी पे चला गया, बीमार हो गया, तो टैली यूज नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसा डिसएडवांटेज है? ये सारे अंधविश्वास है। हाँ। ये सारे अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। होता क्या है, हम मान लीजिए एक कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसकी अपनी प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज है। तो मैंने एक सिंगल यूजर लाइसेंस परचेस किया है, तो मैं एक ही यूजर से काम करवा सकता हूँ। अब अगर मेरे कंपनी में ज्यादा लोग अकाउंट्स पे काम करने वाले हैं, तो मैंने मल्टी यूजर लेना पड़ेगा। तो ये एक लाइसेंसिंग पैरामीटर है कि मैं अगर मल्टी यूजर ले रहा हूँ, तो मैं मेरे ऑफिस में जितने लोग हैं सबको मैं, जो रिलेवेंट टीम वाली, मैं सबको अकाउंट्स के लिए टैली का एक्सेस दे दूं, उनका रोल बेस डिफाइन कर दूं, ताकि मैं सिक्योर्ड हूं कि हर कोई सब कुछ नहीं देख रहा है और हर कोई सब कुछ काम नहीं कर रहा है। अब जिस दिन मेरा एक बंदा छुट्टी पे गया हुआ है, जिसका मेन काम था, मान लो कि मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल निकाल के देना था, वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो देन आई कैन हैव अ सब्सिडरी यूजर नेम जिसके लॉगिन से मेरे को रिसीवेबल मिल जाएगा। तो कितने भी लोग काम कर सकते हैं मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे मल्टी लोकेशन अगर एनवायरनमेंट है और मैं क्लाउड पे रख देता हूँ, तो मैं 50 लोग 100 लोगों को चला सकता हूँ। टैली प्राइम सर्वर जो है वो कब लगता है आपको,
जब आपका बिजनेस एक साइजेबल स्केल पे आ गया है, कितना बड़ा? देखिए वैल्यू में नहीं बोल सकता, बट आई थिंक अगर मैं 8-10 अकाउंटेंट में टीम लेके चल रहा हूँ और मैं एक टर्नओवर अचीव कर रहा हूँ एक साइजेबल सब्सटेंशियल, और मेरे ट्रांजैक्शंस जो है वो 30-40 थाउजेंड ट्रांजैक्शंस जा रहे हैं साल के, तो मैंने टैली प्राइम सर्वर लगाना चाहिए। और अदर वे अगर मैं मल्टी लोकेशन में काम कर रहा हूँ और क्लाउड पे लगा के चल रहा हूँ, तो डेटा की सिक्योरिटी के लिए मुझे टैली प्राइम सर्वर लगाना चाहिए। तो जब टैली प्राइम सर्वर लगा देता हूँ तो मेरा जो टैली का स्केलेबिलिटी है ऑपरेशंस का, वो बहुत एक्सपोनेंशियली खुल जाता है। मतलब उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड व्यू इन टेक्नोलॉजी टर्म्स। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि टैली में एक क्यू प्रोसेस है, और जब ये अगर हम टैली प्राइम सर्वर लगाते हैं तो मल्टी विंडो ऑपरेशन मिल जाता है। तो मेरे कोई भी यूज़र को ना लेटेंसी फील नहीं होती, वो अपने स्पीड पे अपने कन्वीनियंस पे आराम से काम कर सकता है। उसको एक स्मूथ जैसे भी मैंने आपको सुबह बताया कि बेंगलोर की कॉफ़ी बहुत बढ़िया लगी, वो स्मूथ उसको ऑपरेशन टैली में मिल जाता है। ऐसे ही होना चाहिए, बिजनेस की अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए, गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस 100% होनी चाहिए। नोटिस तो आते रहेंगे, बट आपके पास आंसर होना चाहिए कि भाई कि हमारे पास ये कंप्लाइंसेस की ये चीज़ें थी, इसलिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आपका क्यों बिजनेस में रुझान बना कि मतलब आप तो पहले जॉब करते थे फिर एकदम बिजनेस में आ गए? सो जर्नी ऐसे रही कि मैं जब जॉब कर रहा था उस वक्त मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में एज अ कैरियर स्टार्ट करा था मैंने। तो मैं हमेशा ना बॉम्बे से वापी की तरफ, अगर आप इफ़ यू आर फेमिलियर विद दोज एरिया, तो हमारी कंपनी की ऑफिस बॉम्बे में थी और फैक्ट्री उनकी वापी में थी। मैं वहाँ हमेशा जाता था। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज में दिखता था रास्ते में, मतलब इतने बड़े बड़े बॉयलर्स लगे हुए हैं, इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो उस वक्त एक इंस्पिरेशन मिली थी। और जो मेरे बॉस थे, सबसे फर्स्ट बॉस, मैं उनका नाम लेने से भी कभी झिझकता नहीं, अरविंद बियानी जी। उनको जब मैं काम कर देता था, आई वॉज इंस्पायर्ड कि कहीं ना कहीं एक ऐसा दिल में हो गया था कि अपने वजह से ना 500 लोगों के घर चलने चाहिए। तो अब ये नौकरी करने से तो मुमकिन नहीं होने वाला है। तो एक अंदर से कसक थी कि बिजनेस करना चाहिए। अब जब बाहर पैर रखा बिजनेस की दुनिया में, तो तब पता चला आटे दाल चावल का भाव क्या होता है। मतलब एक इंडस्ट्री लगाना उतना आसान नहीं है। एंड हमें उस सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज और उसकी एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इवेल्युएट करके समझ में आया कि टैली एंड अकाउंट्स एंड बिजनेस प्रोसेस, क्योंकि उनके साथ काम किया मैंने 6-8 साल में, काफ़ी चीज़ें सीखने मिली थी मुझे। तो मैंने फिर सोचा कि सर्विस सेक्टर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम टैली से जुड़ के हमने फिर टेक्नोलॉजी बिजनेस में आगे बढ़े। आज हम टैली के साथ साथ HRMS पेरोल ऑटोमेशन करते हैं। हमारा खुद का एक प्रोडक्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस F1 MIS। वो अभी स्लो पेस पे, बट बहुत जल्दी शायद आप भी वो नाम जान जाओगे मार्केट में जब सुनने में आएगा। तो वो एक BI टूल है जो टैली डेटा को कलेक्ट करता है एंड पूरा एक MIS को और अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। एनालिटिकल रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं उसमें। तो जर्नी वो रही वहाँ से 2011 से 2025 तक। भाविन सर, 10-12 सालों की लर्निंग क्या रही लाइफ की बिजनेस को लेके? सब बिजनेस को लेकर लर्निंग ये रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने अंदर के इंस्टिंक्ट को मरने मत दीजिए एंड कीप गोइंग, कीप फाइटिंग। कभी ना कभी आपका भी वो दिन आएगा जब आप उस स्केल को अपने आप प्राउडली यू कैन टेल कि मैंने ये अचीव कर लिया है। बिकॉज बिजनेस एक अपने आप में रोलर कोस्टर जर्नी है, बहुत अप्स बहुत डाउन्स। एंड कई बार आपको लगेगा यू आर लोनली, यू आर नॉट हैविंग एनी, कुछ नहीं हो रहा है आपसे। तो वो लर्निंग है मेरी कि मैं जब भी मैं किसी भी फ्रेंड से भी मिलता हूँ, या मैं अपने इवन आई टॉक टू माई किड्स इन दैट वे, फाइटिंग स्पिरिट को मरने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए। एंड कीप फाइटिंग इन राइट डायरेक्शन, मतलब डोंट गो द अदर डायरेक्शन, बट यू कीप योर फाइटिंग स्पिरिट अप एंड लाइफ। ये तो एक फाउंडर के लिए मैसेज हो गया। अब उन लोगों के लिए एक मैसेज जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं लगाना चाहते। जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं लगाना चाहते तो फिर यार धंधा बंद करके नौकरी पे चले जाए। मतलब ये मुश्किल है, आप कैसे करोगे? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगाना ही पड़ेगा, अच्छा, लगाना पड़ेगा पहले। करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है, मैं हमेशा ये कहता हूँ सिस्टम्स में ना, ये इन्वेस्टमेंट है। एक टाइम था जब कंप्यूटर्स को खर्चा दिखा जाता था या टेक्नोलॉजी को हम एक्सपेंस देखते थे। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बिजनेस। आप उसको मिस आउट नहीं कर सकते हैं। आपको एसी चाहिए अपने स्टाफ को बिठाने के लिए, आपको कुर्सी टेबल चाहिए, आपको प्रोडक्शन है अगर आपको तो मशीनरीज चाहिए आपको। तो ये भी इन्वेस्टमेंट ही है। इसको खर्चे से देखेंगे तो शायद आपको ROI कभी मिलेगा नहीं, खर्चे का ROI तो आता नहीं है। आप तो चलो चैनल पार्टनर हो, फिर भी एक अगर पूछे कि टेली वर्सेस जो वो कितना वेटेज देंगे? 70-60, 50-50, 40-30? टैली बहुत दिल से करीब है, तो मैं तो 100/100 टैली को ही दूंगा, है ना। तो बट अगर हम मार्केट के साथ में अगर देखते हैं, जहाँ पे अभी जो नेक्स्ट जनरेशन, जो अभी न्यू फाउंडर्स आ रही है, जो क्लाउड से भी जनरेशन आ रही है,
दे आर समटाइम्स लुकिंग एट जोहो या अदर टेक्नोलॉजीज जिसमें वो लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको ऑन द गो एक्सेसिबिलिटी वगैरह चाहिए होती है। बट ना बैक एंड में कहीं ना कहीं उनका टैली होता ही है, ठीक है। सो आई कैन रेट इफ दैट वे, तो टैली टू जोहो या एनी अदर टेक्नोलॉजी 50-50 में हम कर सकते हैं उसको। मोहम्मद सर, इस पॉडकास्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल कि हर बंदा ये बोलता है बिजनेसमैन कि मेरा तो अकाउंट्स जो है वो सीए ने देख लिया है, सीए देख रहा है, तो मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत, मैं क्यों पैसे लगाऊं जब मैं सीए को दे रहा हूँ? तो इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए ये बहुत सारे बिजनेसमैन जब हम मिलते हैं हमसे भी यही बात करते हैं कि मतलब मेरा तो सारा जो काम है वो सीए देख लेता है, हम लोग उनको डेटा दे देते हैं, वो कर लेते हैं। सर एक बहुत मेरे किसी ज़माने में क्लाइंट्स से मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि पैसा, अकाउंट्स, इन सबको हमारे हिंदुस्तान के ट्रेडिशन में क्या कहते हैं, लक्ष्मी। अब लक्ष्मी मेरे घर पे अच्छी लगेगी ना। लक्ष्मी मतलब घर की जो लक्ष्मी होती है वो मेरी वाइफ होती है, ये भी लक्ष्मी है, तो मेरी लक्ष्मी कहाँ अच्छी लगेगी, मेरे घर में कि मेरे सीए के घर में? तो लक्ष्मी मेरे घर में होनी चाहिए। उसी तरह अकाउंट्स का कंट्रोल, और जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, सीए आपका कंप्लायंसेस वगैरह मैनेज कर लेगा, ये उनकी इंपॉर्टेंस है, वो रहने ही चाहिए, वो है। बट आपको क्या इंसाइट्स मिल रहे हैं आपके बिजनेस पे से ना? सी अगर मैं मेरा सीए मुझे बता देगा भाई सर आपका इतना आउटस्टैंडिंग 90 दिन से चल रहा है, तो इट मे बी स्ट्रेसफुल फॉर हिम, इट मे बी रिलैक्सिंग फॉर हिम, बट मेरे लिए मेरे बिजनेस के नजरिए से वो अच्छा है बुरा है ये मैं ही समझ सकता हूँ ना। मेरे प्रोडक्शन की रिपोर्ट मुझे टाइमली मिल रही तो कंट्रोल पे इमीडिएट डिसीजंस मैं ही ले पाऊंगा ना। करेक्ट। तो वो मेरे पास होना चाहिए वो हमेशा। मोहम्मद सर, बहुत शानदार आपके साथ बात करके एक टैली का नया पर्सपेक्टिव समझ में आया कि टैली सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है, मल्टीपल लोगों के लिए भी है। और जो आपने बात बोली कि अपनी स्पिरिट को मरने मत दो, जो फाइटिंग स्पिरिट है, कि आप मेरे को फाइट करते रहना कभी भी, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट से एक बिजनेस माइंडसेट में शिफ्ट हुए हो, तो आपने वो उथल पुथल देखी है, जी तो आप तभी सस्टेन कर पाए 10 11 15 सालों से, क्योंकि आप में वो फाइटिंग स्पिरिट थी। जी अगर वो शायद नहीं होती तो शायद वापस आप जॉब पे चले जाते। हाँ, बहुत बार ऐसे फैमिलीज में, फ्रेंड्स में ये आया था ऐसा कि यार देख ले वापस नहीं तो तुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी। वो खुसपुस करते रहते हैं। नहीं नहीं, इवन टू मी टचवुड आई गॉट गुड पीपल अराउंड मी जो जो है पॉइंट ब्लैंक आपको बोल देंगे तो सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी यार, तू मतलब वाई इतना हेडेक, 4 रोटी खानी 400 की क्यों चिंता करनी है अपने को, राइट? दैट इज व्हाट इन जनरल एक नॉर्मल बैकग्राउंड के लोगों की होती है। सो मैंने हमेशा यही कहा, मैं अच्छी सैलरी लेना नहीं चाहता हूँ, मैं अच्छी सैलरी देना चाहता हूँ। सो आई विल नेवर क्विट दिस कम वॉट में। तो अगर है एक बहुत पुरानी शायद एक शायरी कहीं पे थी, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता चला गया, अब मंजिल दूर नहीं। तो ये बहुत हमेशा दिल में रहता है करने के लिए। मोहम्मद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत पॉडकास्ट ज़बरदस्त। पे आने के लिए, एंड इंसाइटफुल जर्नी प्लस इंसाइटफुल टूल बताने के लिए जो सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग फाउंडर्स है, एस्पायरिंग फाउंडर्स बन रहे हैं, जो देख रहे हैं द फाउंडर्स ड्रीम, और मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग सेल्स सबसे बाद में, सबसे पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही लगाना है। मैंने तो ये किया था स्टार्टिंग से, डे वन से, तो आपको भी ये करना है।